Hello students, today we are going to discuss last topic of macroeconomics. Macroeconomics का जो last topic है इसके अंदर हमने balance of payment and foreign exchange rate के बारे में discuss करना है। इस यूनिट को अगर आप सारे सेशन में यानी कि सारे ईयर में 1 घंटा भी अच्छे से दे दो ना, आधा घंटा बैलेंस ऑफ पेमेंट को, आधा घंटा फॉरेन एक्सचेंज रेट को, तो आप इजीली 6 मार्क्स के 6 मार्क्स अचीव कर सकते हो। 6 मार्क्स वेटेज है और इजीली। बट बच्चे क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है, यूनिट को छोटा समझ के बस फटाफट तैयारी करते हैं, प्रॉपर अलर्टनेस के साथ नहीं करते। इसलिए जब भी आपने लेक्चर को अटेंड करना है, बी अलर्ट, ठीक है, ताकि आप सिली मिस्टेक से बच सकें और थोड़ी सी मेहनत करके आधा घंटा बीओपी, आधा घंटा फॉरेन एक्सचेंज रेट को, यानी कि 1 घंटा लगा के आप 40 में से 6 मार्क्स की वेटेज है, वो 6 to 6 इजीली ले सकते हो सिर्फ 1 घंटा लगा के। ठीक है, आपको मैं इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी कि आपको प्रॉपर अच्छी तरह समझ आ सके और आप गलती ना करो। ठीक है, यानी कि अपना आज टुडे अवर टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट फॉर्म BOP। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए काउंटिंग स्टेटमेंट। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास ये लेन देन, पेमेंट रिसीप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इज ए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए काउंटिंग स्टेटमेंट विच क्या रिकॉर्ड करती है? इट इज ए सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसका एक सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए अकाउंटिंग स्टेटमेंट which बताती क्या है? which show provide systematic record of economic transaction of the residents of a country with the rest of the world during a given period of time। ठीक है, जो 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है। अब आपको इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है ये पता होना चाहिए। और रेजिडेंट आपने फर्स्ट जो अपना टॉपिक था नेशनल इनकम, उसमें हमने अच्छी तरह इसको डिटेल में स्टडी किया था कि रेजिडेंट किसको कहते हैं। ठीक है ना, रेजिडेंट के अंदर आपके पास इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, रेजिडेंट्स। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि जो विजिबल आइटम है, एक होती है विजिबल आइटम यानी कि गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है विजिबल, जिसको टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम यानी कि जिसको आप टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल है सर्विसेज यानी कि शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तीसरी आपके पास इसमें आता है जो हमने डिस्कस करना है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यानी कि जो 1 साइडेड पेमेंट होती हैं, यानी कि हमें बाहर से कोई गिफ्ट आया, यानी कि 1 साइडेड पेमेंट है जिसको आप अनरिक्वेटेड ट्रांसफर भी कहते हैं, अनरिक्वेटेड। और चौथा इसमें क्या हम पढ़ेंगे? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर मतलब अगर हमें कोई बाहर से हमने पैसा बोरो किया है तो वो हमारी रिसीप्ट्स है। ठीक है, हमने कोई मतलब, ठीक है, अगर हमने कोई पेमेंट कर दी है बाहर, ठीक है, तो दैट इज यानी कि कैपिटल रिसीप्ट्स जो हमने बोरो किया है या दिया है। ठीक है ना, उसके बारे में पेमेंट और रिसीप्ट्स के बारे में पढ़ना है कैपिटल। यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपके पास क्या हुई? विजिबल आइटम्स इंक्लूड क्या करता है? विजिबल आइटम्स। क्लियर? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल आइटम किस जो सर्विसेज है, बैंकिंग, शिपिंग। यूनिलेटरल ट्रांसफर जो 1 साइडेड है, गिफ्ट्स, पर्सनल रिमिटेंस। कैपिटल ट्रांसफर जो कैपिटल पेमेंट और रिसीप्ट्स हैं उसके बारे में ये स्टडी करता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन सब का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। एक और बात, जो विजिबल आइटम आप कह रहे हैं ना, विजिबल आइटम को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो दैट इज, उसको सिर्फ विजिबल आइटम के गुड्स के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। कई बार आपको पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड
एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो सिर्फ विजिबल आइटम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसमें ये सारी आइटम इंक्लूडेड है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है और ये ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, और दूसरा जब भी कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई डेफिसिट आता है तो बीओपी उसको मैनेज करता है, ठीक करता है। क्लियर, ये इनका डिफरेंस था। अब हम आ रहे हैं इनके यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट है, इनके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, इसके दो आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एक होता है करंट अकाउंट या इसको अकाउंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे आ रहा है, या इसको यहाँ ना ड्रॉ करके हम इसको, क्योंकि हमने डेबिट क्रेडिट की भी स्टडी करनी है आगे, यहाँ पे करते हैं। इसके जो अकाउंट्स हैं इसके दो हैं, एक है करंट अकाउंट्स जो इसके पास कंपोनेंट्स या अकाउंट्स कह सकते हो आप, इसके पास एक है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और एक आ रहा है आपके पास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्लियर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, कई बार क्लियर कट सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, करंट अकाउंट के कंपोनेंट बताओ तो आपने बता देने हैं, क्लियर कट डेफिनेशन आती है। तो बाकी क्रिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आपको घुमा फिरा के ज़्यादा पूछे जाएंगे, ध्यान से लेक्चर अटेंड करना है जो उसके बाद आगे जितना भी आना है। करंट अकाउंट के अंदर आपके पास सबसे पहले ये जो तीन आइटम है ना, ये आपके करंट अकाउंट्स में आती ही आती हैं। ये जो तीनों करंट अकाउंट के अंदर हम विजिबल आइटम्स के, यानी कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड गुड्स का, दैट इज विजिबल आइटम्स का, यानी कि इसको आप विजिबल ट्रेड भी कहते हो, टेंजिबल गुड्स हैं, और मर्चेंडाइज ट्रांसफर भी, मूवी के ट्रांजैक्शन भी कहते हैं मर्चेंडाइज। ठीक है, दूसरा आपके पास आ रहा है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम जैसे इनविजिबल सर्विसेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारी वो भी इंक्लूड होंगी। तीसरा इसमें आ रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि जो वन साइडेड है, मैं बार बार रिपीट करी जा रही हूँ। ठीक है, और चौथा इसमें आ रहा है आपके पास इनकम रिसीप्ट्स, जो आप इनकम रिसीप्ट करते हो या पे, इनकम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट होती हैं, वो इसमें हमने डिटेल में स्टडी करता है, इनकम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। और जो यहाँ की जो इनकम ये करता है करंट अकाउंट होता है ना, ये आपके पास मतलब ये शोज नेट इनकम को दिखाता है, बिकॉज जो भी इसकी जो भी सर्विसेज हैं उससे आपकी इकोनॉमी के जो इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पे फर्क पड़ता है, अफेक्ट करती है उसको, दैट्स वाई करंट अकाउंट शोज नेट इनकम। ठीक है, तो ये आपके साथ करंट अकाउंट के पास विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, इनकम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के बारे में इसके करंट अकाउंट के अंदर होता है। तीन ये होगी, चौथी ये। अब आपके पास आ रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो आपकी कैपिटल अकाउंट यहाँ तो देखो आपकी मतलब इकोनॉमी के एसेट्स में चेंज आएगा, या तो एसेट्स बनेंगे या एसेट्स रिड्यूस होंगे। दूसरा लाइबिलिटी में चेंज आएगा, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होएगी या लाइबिलिटी डिक्रीज होएगी। यानी कि कैपिटल अकाउंट्स यानी पहले आ रहा है आपके पास आ रहा है बोरोइंग एंड लैंडिंग, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि अगर हम बाहर से बोरो कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी में वो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो यानी कि ये हमारी क्रेडिट साइड आएगी। ये भी आपको सारा मैं डिटेल में चार्ट बना के समझाऊंगी। ये क्रेडिट साइड आ रहा है। जब हम लैंडिंग उनको दे रहे हैं यानी कि हमारा आउटफ्लो हो रहा है। बोरोइंग के समय इनफ्लो था तो दैट इज क्रेडिट साइड, और जब लैंडिंग उनको दे रहे हैं यानी कि हमारी जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो दैट इज डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में इसको चार्ट को ड्रॉ करूंगी भाई। फिर दूसरा आपके पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कि यहाँ तो इन्वेस्टमेंट हम बाहर कर रहे हैं या बाहर से इधर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके बारे में इसमें स्टडी किया जाएगा। तीसरा ये स्टडी करता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। यानी कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि आपका जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो आरबीआई के पास रिजर्व होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई, इसके पास एक रिजर्व पड़ा है। तभी जब आपने फंक्शंस ऑफ आरबीआई किए थे वो कस्टडी इसके पास है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन है? अपना आरबीआई। क्लियर है? तो ये जो आपके हैं, अब हमने जो इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्ट्रक्चर में दो साइडेड होंगी। दो साइडेड आएंगी आपके, एक आएगी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्लियर। दूसरा आएगा आपके पास ये डेबिट साइड, ये यानी कि डबल एंट्री सिस्टम है, दो साइड्स हैं, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और यहाँ पे उसका फिर बैलेंस बताया जाएगा, ठीक है। नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट यानी कि का जो डिफरेंस आएगा वो बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी टर्म्स लेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स को हमने कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है। और एक बात और आपने याद रखनी है, जब भी करंट अकाउंट में कोई आपके पास इम्बैलेंस डेफिसिट आता है, उस डेफिसिट को मैनेज कौन करता है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इस अकाउंट को मैनेज करता है, उसका जो भी डेफिसिट पूरा कैसे करना है। अगर कैपिटल अकाउंट उसको मैनेज नहीं कर पाता तो कैपिटल अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज यानी कि इससे फिर हेल्प लेता है, इससे, ठीक है। और जो भी करंट अकाउंट के पास सरप्लस बचता है, अगर उसकी जो यानी कि सीप्स ज्यादा है, सरप्लस बचता है, तो वो फिर कैपिटल अकाउंट उसको अब्जॉर्ब करता है, उसको यूज करता है, ठीक है। यानी कि करंट अकाउंट को अगर पैसा देना है तो कैपिटल अकाउंट ने देना है। कैपिटल अकाउंट खुद नहीं कर पाता तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई से लेगा, ठीक है। जो इसके पास सरप्लस है उस सरप्लस को अब्जॉर्ब करता है कैपिटल अकाउंट, क्लियर। और ये जो यहाँ तक जो आपका थ्योरी का पोर्शन है बच्चे लर्न कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, ठीक है। मार्क्स क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया तो अटेम्प्ट कर लिया। अब कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आती हैं, सिली मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो अपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैंने बोला डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। क्रेडिट साइड है, एक पर क्रेडिट आइटम्स है, एक पर डेबिट आइटम्स ली जाएंगी। तो इसको अब हम डिटेल में देखेंगे क्या है। पहले तो हम अपनी टर्म ले रहे हैं विजिबल आइटम्स, ठीक है। विजिबल ट्रेड ले लो, चलो। विजिबल ट्रेड यानी कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, ठीक है। ये अब बात आपने याद रखनी है, जब भी हमारे पास बाहर से पैसा हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, यानी कि बाहर से पैसा हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, मींस जब भी कभी इनफ्लो हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। और जब हम बाहर पे कर रहे हैं पैसा, हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है यानी कि आउटफ्लो होगा, तो वो हमेशा आपका डेबिट साइड पे जाएगा। ये बात आपने दिमाग में अच्छे से याद रखनी है। जब भी पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड जाएगा, वो बाहर भी जा रहा है पैसा हमारा, आउटफ्लो हो रहा है डेबिट साइड। अब ध्यान से सारे अपने टर्म्स को देखना है। पहले आ रहा था आपके पास करंट अकाउंट की विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड यानी कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, यानी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, हमारी इकोनॉमी में पैसा इनफ्लो हो रहा है, यानी कि जो आपका एक्सपोर्ट होगा वो आपका क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्लियर। एक्सपोर्ट्स क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्यों जाएंगे अब आपको क्लियर, ठीक है। हमारे पास पैसा आ रहा है। ऐसे ही इंपोर्ट, अगर हम बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, हमारा पैसा इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और आउटफ्लो हमेशा आपका डेबिट साइड जाएगा, यानी कि जो भी आपका इंपोर्ट्स गुड्स हैं वो डेबिट साइड पे आएंगी, एक्सपोर्ट गुड्स क्रेडिट साइड पे। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ऐसे। फिर आपके पास आ रहा है इनविजिबल ट्रेड था, एक तो आपके पास विजिबल ट्रेड था, एक था आपके पास इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड सर्विसेज, ठीक है। अगर तो हम जैसे वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज को दे रहे हैं, यानी कि हमें पैसा मिल रहा है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में इनफ्लो हो रहा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करके, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब भी आएंगी इनविजिबल है तो वो हमारी हमेशा क्रेडिट साइड पे जाएगा, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, क्लियर। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्रेडिट साइड, बिकॉज जब हम उनको सर्विसेज देंगे तो हमारे पास पैसा आना है, इनफ्लो होना है। ऐसे ही जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज
क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जाएगा। क्लियर, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर अगर तो हमें बाहर से वो गिफ्ट्स आ रहे हैं, यानी कि अगर हमें वो चीजें आ रही है, ट्रांसफर हम रिसीव्स कर रहे हैं, तो हमारी इकॉनमी में इनफ्लो हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ट्रांसफर रिसीव्स कर रहे हैं, ट्रांसफर रिसीव्स, क्लियर, अगर ट्रांसफर रिसीव्स यानी कि गिफ्ट हमें मिल रहे हैं तो हम वो पैसा रिसीव कर रहे हैं, इनफ्लो है, दैट्स वाई क्रेडिट साइड। अगर हम पेमेंट यानी कि गिफ्ट दे रहे हैं तो यानी कि हमारा पैसा इकॉनमी से आउटफ्लो हो रहा है, तो वो जा रहेगा कहाँ, डेबिट साइड पे। ट्रांसफर रिसीव्स आपकी हो गया क्रेडिट साइड, ट्रांसफर पेमेंट आपका जा रहा है डेबिट साइड। क्लियर, अब आपके पास आ रहा है इनकम, इधर आप नेट ऐसे लिखी जाओगे, ठीक है ना। आपके पास आ रहा है यहाँ पे फिर नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी कि उसने डिफरेंस बताना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पास आ रहा है नेट ट्रांसफर रिसीप्ट्स, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है इनकम, यहाँ पे करंट अकाउंट का आपका जो पार्ट था इनकम रिसीप्ट्स। अगर तो देखो हम इनकम यानी कि जो भी है अपना इनकम जो थी आपके पास, प्रॉफिट, इंटरेस्ट जब रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ये अगर तो हमारे पास से पैसा रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव्स है, तो ये आपका जाएगा क्रेडिट साइड। अगर आप उनको पे कर रहे हो तो दैट इज डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका फिर आ गया नेट इनकम रिसीव्स, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे सारी आ रही है रिसीप्ट्स है, ठीक है, ये सारी आपकी रिसीप्ट साइड्स है, और ये सारी पेमेंट साइड है, और पेमेंट से यहाँ पे आपका ये करंट अकाउंट बैलेंस आएगा। क्लियर, ये था आपके पास करंट अकाउंट के बारे में। अब आपके पास आ रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है हमने, कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में भी ध्यान से देखिए। आपके पास कैपिटल अकाउंट की टर्म्स है। बोरोइंग पहले आ रहा है आपके पास, बोरोइंग एंड लैंडिंग, यानी कि पहले तो बोरो ले लो आप, बोरो फ्रॉम अब्रोड, यानी कि बोरो फ्रॉम अब्रोड है कि यानी कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है आपकी इकॉनमी में, ठीक है, आप बोरो कर रहे हो, रिसीप्ट्स हो रही है ना आपको। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि आपने कुछ यानी कि आपने कोई एसेट्स खरीद रखे थे फॉरेन में, उसकी आपने सेल कर दी, तब भी आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ जो बोरोइंग है यानी कि जो रिसीप्ट्स हैं, रिसीप्ट्स आपकी आएंगी क्रेडिट साइड पे। ये जो बोरोइंग है ना, बोरोइंग की जो रिसीप्ट्स आनी है, रिसीप्ट्स ये आपकी क्रेडिट साइड आएंगी, बोरोइंग रिसीप्ट्स हैं जो, ठीक है ना, रिसीप्ट्स आएंगी क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा आपकी इकॉनमी में आ रहा है। अगर आप रिसीप्ट्स फ्रॉम अब्रोड, ठीक है ना, फ्रॉम अब्रोड, अगर यही आप बाहर पैसा उधार दे रहे हो, बाहर अपना पैसा भेज रहे हो ना, यानी कि आपका आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट कर रहे हो, कुछ लैंडिंग कर रहे हो, उनको उधार दे रहे हो पैसा, या कोई मतलब पेमेंट कर दिया आपने, अपना आपकी लायबिलिटी थी उसको आपने कम कर दिया, पेमेंट कर दी, तो वो सारा आपका आउटफ्लो है, तो यानी कि आपकी डेबिट साइड आएंगी, पेमेंट टू, यानी कि जब आपने पेमेंट टू अब्रॉड करनी है दैट इज डेबिट साइड, जब आपने पेमेंट या रिसीप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड लेनी है दैट इज क्रेडिट साइड। यहां पे फिर आपका वैसे ही आ गया नेट बोरो फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। फिर आपके पास दूसरी टर्म आ रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहां पे पहले ये टर्म लिख रही थी मैं, अब नहीं लिख रही, यानी कि यहाँ पे बोरोइंग एंड लैंडिंग कह लो, वी आर बोरोइंग एंड लैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है, इन्वेस्टमेंट। अगर तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, फ्रॉम, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यानी कि बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो दैट इज क्रेडिट साइड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अगर फ्रॉम अब्रॉड अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में तो दैट इज क्रेडिट साइड,
इनफ्लो है। अगर पैसा बाहर जा रहा है यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये है कि पहले तो फ्रॉम थी अब्रॉड, अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो दैट इज टू अब्रॉड है, तो टू अब्रॉड आपके पास आएगा ये डेबिट साइड, यानी कि आउटफ्लो है, आपका पैसा बाहर जा रहा है। यहाँ पे वैसे ही आपके पास आ गया नेट, यानी कि नेट चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो फिर आपके पास आ रहा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको आप ध्यान से समझिए, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जब मैंने बताया आपको करंट अकाउंट में जब भी कोई इम्बैलेंस हो रहा है, डेफिसिट आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट उसको ठीक करता है। अगर कैपिटल अकाउंट खुद नहीं ठीक करता तो कैपिटल अकाउंट फिर ये इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो आरबीआई के पास पड़ी है उसमें चेंज आता है। अब ये कैसे है, मान लो अगर हमारी इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और एक बात और याद रखनी है, ये जो बीओपी है ना ये चेंज लेता है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अकाउंट को शो करता है, फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ रिजर्व को शो नहीं करता, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, जब यानी कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से पैसा ले रहे हैं, पैसा वहां से हम ले रहे हैं, तो यानी कि क्या हुआ, हमारे पास वो पैसा आ रहा है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के पास वो पैसा फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, तो यानी कि जब उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा ले रहे हैं यानी कि उसमें क्या हो रहा है, पैसा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि जब डिक्रीज है ना, यानी कि जो डिक्रीज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में जो पैसा डिक्रीज हुआ, यानी कि हमने पैसा लिया, हमारे पास वो इनफ्लो है, वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, क्रेडिट साइड, जब भी पैसा क्रेडिट साइड आ रहा है तो आपके पास यानी कि वो वहां पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज है तो वे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है। तो दूसरा आपके पास जब भी आपने फॉरेन एक्सचेंज यानी कि यहाँ पे कुछ बच गया, सरप्लस बच गया इनके पास, तो इन्होंने कैपिटल अकाउंट को दे दिया, कैपिटल अकाउंट ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, अगर नहीं भी चाहिए था उसको तो वो फिर क्या करते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देंगे, वहां रख देंगे। ठीक है, आरबीआई के पास जब अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने दी है, उनको हमने पे किया है, ठीक है ना, अगर यानी कि हम जब देंगे हमारे पास जो रिजर्व बचा उसको अगर आरबीआई को देंगे हम, तो वहां पे क्या हो गया, एक इंक्रीज, यानी कि जो आपके पास इंक्रीज है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगी, वो हमारी जाएगी डेबिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो है, हमसे पैसा जा रहा है, हमने तो दे दिया ना, दैट इज क्रेडिट साइड है, वो आपकी डेबिट साइड है। यानी कि ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जो डिक्रीज है, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आपकी हमेशा क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि हमने पैसा लिया है। अगर हम उसको पैसा दे रहे हैं तो यानी कि पैसा हमसे जा रहा है, तो दैट इज उधर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज जो है वो आपकी आउटफ्लो में जाएगी, यानी कि डेबिट साइड। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, और बातें हैं कुछ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपके पास, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस नहीं होता, बैलेंस का मतलब होता है जब एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बराबर है, दैट इज बैलेंस। ठीक है, कई बार इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, डिसइक्विलिब्रियम यानी कि इसमें बैलेंस नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारी एक्सपेंडिचर ग्रेटर है हमारी रिसीव्ड से। सरप्लस भी होता है, डिसइक्विलिब्रियम आपके पास दो टाइप का आएगा, सरप्लस यानी कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमारी जो रिसीव्स है ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, दैट इज गुड। ठीक है, तो जब डेफिसिट है, डेफिसिट यानी कि हमारी जो रिसीव्स हैं वो कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर रिसीव्स कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आएगा, कमी आएगी। ठीक है, तो उस डेफिसिट कमी है तो उसके कई सारे काज हैं, इकोनॉमिक काज भी है, पॉलिटिकल काज भी है, सोशल भी है। इकोनॉमिक क्या है, कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन है, या हमारे सबसे पहला जो काज है इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम का, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, फिर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मान लो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, फिर मतलब बिजनेस साइकिल्स होते हैं, बूम, डिप्रेशन, रिग्रेशन, ठीक है, रिसेशन, उन पीरियड में भी काफ़ी चेंजेस आती हैं, ये सारे इसके आते हैं उसके इकोनॉमिक काज के अंदर। ठीक है ना, हमारे पास कई बार उस पे जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स पे है उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं, यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो दूसरा सोशल, कई बार सोशली हम
होता है कि हम प्रेजुडाइज होती है कि जो हमारे दुश्मन देश हम क्या देते हैं, जिनसे हमारी कंट्रीज के साथ नहीं बनती, हमने उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, चाहे हमें उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा हो रहा हो। कई बार हमें मान लो कि पाकिस्तान से कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी हो सकता है, हमें सस्ती पड़ रही हो, बट हम नहीं करेंगे, बाहर दूसरी कंट्री से करना पसंद करेंगे, चाहे उनसे महंगी पड़ रही हो। यानी कि बहुत सारे काज होते हैं डिसइक्विलिब्रियम के, ठीक है। सोशल हो गया आपका, प्रेजुडाइज होगी, पॉलिटिकल प्रेजुडाइज होगी, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारी इकोनॉमी में, तो बाहर की कंट्रीज फिर हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं करेंगी। सोशल हमारे कई बार चेंजेस आ जाती है प्रेफरेंस टेस्ट में, ठीक है। ये सारे काजेस है डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है। और कई बार आपकी इस जो ट्रांजेक्शन है कैपिटल और इनकी जो ट्रांजेक्शन है वो दो तरह की होती है। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। एक ट्रांजेक्शन होती है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, एक होती है कमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो होती है जो प्रॉफिट मोटिव अर्न करने के लिए की जाती है। एक होती है कमोडेटिंग जो उसको मेंटेन करने के लिए की जाती है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, कमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो उसको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। दूसरा, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों की होती हैं, और जो सिर्फ आपके पास आ रही है अकोमोडेटिंग, उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। जो आपके पास आ रही है ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, वो आपके पास बिलो दी, उसको बोलते हैं बिलो दी लाइन आइटम्स, और जो है दूसरी आ रही है आपके पास अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन अबव दी लाइन आइटम्स। वैसे तो आपके सिलेबस में डिलीटेड है, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये टॉपिक को अच्छे से आप साथ के साथ रिवाइज कर लें और इसके क्वेश्चन करके देखें, ठीक है। लेक्चर पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।